हेलो दोस्तों। आज से मैं एक नया मंगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून। अगर आपने इस मंगा का सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देख लेना, वरना आपको इस कहानी को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सीजन 2 की शुरुआत होती है एक मार्केट से, जहां एक छोटे से स्टोर के ओनर ने अपनी स्टोर की रेनोवेशन पूरा होने की खुशी में अपना सब सामान हाफ प्राइस में बेचने का फैसला किया। दूसरी तरफ बाकी दुकानदार भी अलग अलग तरह से अपने स्टोर की तरफ लोगों को खींच रहे थे। कुछ ने फिर से दुकान खोली थी, तो कुछ बढ़िया सिल्क और हाई क्वालिटी ज्वेलरी बेच रहे थे। हर कोई किसी न किसी तरीके से कस्टमर्स को आकर्षित करने में लगा था, और इसी भीड़भाड़ के बीच एक लाल कपड़े पहना हुआ आदमी आराम से चल रहा था, लेकिन उसका इरादा मार्केट से कुछ खरीदने का बिल्कुल भी नहीं था। कुछ देर बाद वो आदमी एक बिल्डिंग के पास पहुंचा। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? आदमी ने छोटा सा जवाब दिया कि वो इस जगह के ओनर से मिलना चाहता है। लड़की उसकी बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई और बोली, सर अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मुझे डर है कि आप शायद हमारे ओनर से नहीं मिल पाएंगे। यह सुनकर उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, तो क्या इसे देखकर तुम्हारा जवाब बदलेगा? लड़की ने जैसे ही उस आदमी का बैज देखा, तुरंत समझ गई कि उसके सामने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का कैप्टन खड़ा है। उस आदमी का नाम था होंग योशिन, और वह हाउ क्लैन से ताल्लुक रखता था। होंग योशिन ने लड़की को चुप रहने का इशारा किया और कहा कि वो तुरंत अपने मालिक को मेरे पास लेकर आए, और साथ ही उसने यह भी कहा कि उसे चुंगडू में हाल ही में हुई घटनाओं की रिपोर्ट भी चाहिए। लड़की घबराई हुई आवाज में बोली, जी सर, मैं अभी लेकर आती हूं। यह कहकर वो लड़की वहां से चली गई। अब होंग योशिन अकेला था और सोच रहा था कि कहीं ओह ब्रांच के हेड की मौत का संबंध उस असैसिन से तो नहीं जिसने सिचुआन में तबाही मचाई थी। दूसरी ओर मार्केट में अचानक शोर मच गया। कीमती ज्वेलरी टेबल से बिखर कर इधर उधर उड़ने लगी। लोग फौरन मुड़कर उस डायरेक्शन में देखने लगे। वहां एक बड़ा सा झुका हुआ आदमी खड़ा था, जो गुस्से से चिल्ला रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा सामान बेचने की? वो आदमी बहुत गुस्से में था और दुकानदार से पूछ रहा था, क्या तुझे लगता है तू मेरे हम्प का मजाक उड़ा सकता है? लेकिन दुकानदार बहुत सीधा साधा लग रहा था। दुकानदार ने झुककर माफी मांगते हुए कहा कि सर, मैं आपका मजाक बनाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, और मैंने ऐसा सोचा तक नहीं। लेकिन उस हंचबैक आदमी के हाथ में जो खूबसूरत पेंडेंट था, उसके लिए दुकानदार ने 3,000 मांगे थे। हंचबैक आदमी और भी गुस्से में आ गया और बोला कि तू मुझे ये पेंडेंट सिर्फ एक यांग में देगा या नहीं? दुकानदार ने साफ मना कर दिया और उसने कहा कि मैंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, इसलिए आप मेरे पर दया करिए। मैं आपको यह पेंडेंट एक यांग मैन नहीं दे सकता। मटेरियल और मेहनत की कॉस्ट बहुत हाई है, इसलिए इस पेंडेंट की कीमत 3 यांग बहुत सस्ती है। लेकिन हंचबैक आदमी सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके हम्प पर एक चेन लटक रही थी, जिसके आखिर में वजन बंधा हुआ था। दुकानदार के मना करते ही उसका चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। तभी अचानक हंचबैक ने देखा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसके पास एक लड़की और एक ओल्ड मैन आकर खड़े हो गए। उस ओल्ड मैन ने गंभीर आवाज में कहा, यह ग्रेट आयरन हंचबैक यहाँ क्या कर रहा है? इस इलाके की हालत तो पहले से ही बहुत खराब है, इसलिए तुम्हें इस बेचारे दुकानदार को परेशान करना नहीं चाहिए। वो ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए आयरन हंचबैक से बोला, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारी जगह पैसे दे दूंगा। लेकिन आयरन हंचबैक को यह दया भरा जेस्चर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके रिएक्शन से साफ समझ आ गया कि वो इस अजनबी को पहचानता है। उसके सामने खड़ा था शैडोलेस प्रैक्टिशनर यू शिनपोंग। आयरन हंचबैक ने यू शिनपुंग से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हंसते हुए यू शिनपुंग ने हंचबैक को जवाब दिया कि वो तो बस अपनी भतीजी के साथ दुनिया घूम रहा है। फिर यू शिनपुंग ने अपनी भतीजी की तरफ देखकर कहा कि वो आयरन हंचबैक का सम्मान करे, क्योंकि इनका नाम सर ओ क्युंग वोल है और ये जंगहू और हेनन में बहुत मशहूर है। ये सुनकर ली सोहा ने तुरंत आज्ञा मानते हुए झुककर सरो को ग्रीट किया और अपना नाम बताया। इसके बाद यू शिनपुंग ने सरो के हाथ में रखे ज्वेलरी को देखकर कहा कि अगर तुमको यह बहुत पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए यह खरीद दूंगा। लेकिन सरो ने ताना मारते हुए वो नेकलेस दुकानदार को लौटा दिया। उसने कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं। इतना कहकर सर ओज पीछे मुड़ा और जाते जाते भीड़ से बोला, तुम क्या देख रहे हो बेवकूफों, जाओ यहां से, तमाशा खत्म हो गया है। उसके जाते ही यू शिनपुंग ने सोचा कि अगर सर वो यहां है तो जरूर 7 स्टार्स हॉल के बाकी लोग भी यही होंगे, और 7 स्टार हॉल के लोग जहां होंगे मुसीबत हमेशा वहीं खड़ी रहेगी। इसी बीच
हमारा हीरो नदी के किनारे एक लकड़ी के लट्ठे पर शांति से बैठा था। उसने हाथ हिलाते हुए अपने सिल्वर थ्रेड पानी में ऐसे फेंके जैसे कोई फिशिंग रोड डालता है। कुछ देर बाद उसने वहां से मछली निकाल ली। तभी जंगल की तरफ से हंसों का झुंड उड़ता हुआ निकला। पियोवॉल ने उन्हें देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने पकड़ी हुई मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। फिर पीछे घूमते हुए उसने अपना हेड ड्रेस ठीक किया और जंगल में चला गया। कुछ देर बाद वो एक जगह बैठकर आराम से लंच कर रहा था। तभी उसके पास इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का लीडर आया, जिसका नाम था होंग योशिन। उसने पूछा, क्या तुम ही सर पियोवॉल हो? हमारे हीरो ने कहा, हाँ, मैं ही पियोवॉल हूं। होंग योशिन ने पियोवॉल को हैरानी से देखते हुए कहा कि मैंने अफवाहों में सुना था कि तुम बहुत सुंदर हो, और आज मैंने देख भी लिया, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। उसने ये भी जोड़ा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चाम है। पियोवॉल ने कहा कि अगर तुम यहां सिर्फ बकवास करने आए हो तो तुम यहां से चले जाओ। ये सुनकर होंग योशिन ने माफी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर इतना प्रभावित हो गया कि अपना नाम बताना ही भूल गया। मैंने आपको ढूंढने में बहुत समय और मेहनत लगाई है। होंग योशिन टेबल पर बैठते हुए बोला, मेरा नाम होंग योशिन है। पियोवल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले कभी भी तुम्हारा नाम नहीं सुना। लेकिन होंग योशिन को यह जवाब सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। वो बोला, क्योंकि यह मेरा पहली बार है जब मैं हाउ क्लैन के बाहर किसी को अपना असली नाम बता रहा हूं। पियोवॉल शांति से खाना खाता रहा और हल्के लहजे में पूछा, तो बताओ, हाउ क्लान मुझसे क्या चाहता है? तभी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का कैप्टन भौहें चढ़ाकर बोला, क्या तुम्हें सच में पता नहीं है कि हाउ क्लैन तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? फिर बिना जवाब का इंतजार किए होंग योशिन बोला, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्या तुमने हाउ क्लैन के चुंगदू ब्रांच के मैनेजर को मारा है? पियोवॉल ने खाना चबाते हुए कामली कहा, हाँ, मैंने ही उसे मारा है। लेकिन फिर होंग योशिन ने सवाल उठाया, क्या वो वाकई सेओंग्योंग ही था जिसे तुमने मारा? ये कहने के बाद होंग योशिन अजीब तरह की हंसी हंसने लगा। उसकी शक्ल किसी पागल जैसी लग रही थी। उसने आगे पूछा, तुमने हाउ क्लैन के चंगडू ब्रांच के मैनेजर को क्यों मारा? प्योवोल ने सख्त आवाज में जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था और उसे बेच रहा था। ये सुनकर होंग योशिन हैरान रह गया। उसने कहा, क्या बस यही वजह थी उसे मारने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि हाउ क्लान के अंदर किस तरह के लोग हैं? और क्या तुम्हें लगता है कि हाउ क्लान से दुश्मनी लेकर तुम शांति से जिंदगी जी पाओगे? यदि मैंने एक आर्डर दिया तो चुंगदू में मौजूद हर हाउ क्लैन का सदस्य तुम पर हमला कर देगा। पायोवोल ने अपना खाना खत्म करते हुए कहा, तुम्हारे ऑर्डर देने से पहले ही तुम्हारा सिर जमीन पर गिर चुका होगा और उसके बाद हाउ क्लैन के लीडर की बारी आएगी। ये सुनकर होंग योशिन सिर झुकाकर हंसने लगा। वो सोच रहा था कि क्या उसे इसी वक्त इस लड़के को मार देना चाहिए। लेकिन तभी प्योवोल हरकत में आया। उसने चारों तरफ अपने सिल्वर थ्रेड बिछा दिए, जिनमें से एक थ्रेड हल्का सा होंग योशिन के गाल को छू गया। खून की एक बूंद टपकी और होंग योशिन डर उठा। प्योवोल ने काम आवाज में कहा, मेरे सामने कभी भी किलिंग इंटेंट दिखाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूं। होंग योशिन चुपचाप उसे देखता रहा। तभी पायोवॉल उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे हाउ क्लैन से कोई मतलब नहीं है। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं और न ही उनकी परवाह करता हूं। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे आसपास ट्रबल क्रिएट करना जारी रखा तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सीन बदलता है। लोहारों की गली में तांग सोचन अभी भी काम कर रहा था। उसकी शक्ल से साफ लग रहा था कि वो थोड़ा थका हुआ है। अचानक हमारा प्योवल वहां पहुंच गया। उसने तांग सोचन को देखते ही कहा, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। जब तांग सोचन ने प्योवल को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें यहां आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था कि तुम यहां आ रहे हो। शॉप के अंदर जाते ही प्योवॉल ने तांग सोचन के द्वारा बनाई तलवारों को देखा और कहा, ये वेपन्स तो कमाल के हैं। तांग सोचन गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, आजकल मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं और ये सब तुम्हारी वजह से ही है। अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ ये शॉप कभी सेटअप ही नहीं कर पाता। फिर उसने पायोवल की तरफ मुड़कर पूछा, तो बताओ, तुम यहाँ किस काम से आए हो? तांग सोचन के मन में तुरंत ख्याल आया कि शायद पायोवल के फैंटम डैगर डैमेज्ड हो गए हैं। लेकिन पायोवल ने कहा, नहीं, बात उससे जुड़ी नहीं है। असल में मैं तुमसे पर्सनली कुछ बनवाना चाहता हूं। मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए जो मेरे हाथ को प्रोटेक्ट कर सके। तांग सोचन ने पायोवल का हाथ देखा और हैरानी से कहा, मुझे लगा था कि तुमने लड़ना छोड़ दिया है। यह कहने के बाद थोड़ी देर तक दोनों चुप हो गए। फिर तांग सोचन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक हल्की लेकिन मजबूत आर्मर बना दूंगा। तांग सोचन ने आगे कहा, हैंड आर्मर बनाने में लगभग 5 दिन लगेंगे, इसलिए तुम 5 दिन बाद फिर आ जाना। ये सुनकर प्योवॉल ने तांग सोचन को अपना वेपन बनाने के लिए थैंक्स बोला। सीन चेंज होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है।
तांग सोचन अपने घर आया होता है ताकि वो प्योवॉल का वेपन बनाने के लिए जरूरी मटेरियल इकट्ठा कर सके। मटेरियल को इकट्ठा करते हुए वो सोचता है, प्योवॉल को अब आर्मर की जरूरत क्यों पड़ी? इतनी बड़ी लड़ाई की तैयारी तो उसने पहले भी नहीं की थी। उसे लगा शायद इस बार कोई और भी बड़ा खतरा आने वाला है। मटेरियल चेक करते करते अचानक सोचन की नजर पास रखे एक बोरे पर पड़ी। वो थोड़ा सा हिला, जैसे कि उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। ये देखकर सोचन चौंक गया। उसने तुरंत वो बोरा हटाया और देखा, उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा छिपा बैठा था। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये मांगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या मुझे इस मांगा को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं।